चलो भाई, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सीमांत अभिकर्मक की। बताओ देखिए भाई, सीमांत अभिकर्मक बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी क्या पहचान थी, कहाँ काम आता था? बोलो। जब हकीकत में अभिकारक दो अभिकारकों की जानकारी देकर उत्पाद की जानकारी पूछी तो क्या काम आता था? सीमांत अभिकर्मक। जैसे ऐसे पूछे आपको A+2B और इससे बन रहा है C, तो बताओ देखिए। और इसकी स्टार्टिंग में मोल दे दिया 1, इसका स्टार्टिंग में दे दिया मोल 2, तो बताओ बी के 2 मोल कितने मोल सी के बनाएंगे? बी के 2 मोल कितने मोल सी के बनाएंगे? अब बताओ, आपको पता है? एक बात बताओ, पहले चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, मोल में लगाना पड़ेगा रस समीकरण गुणांक का भाग। तो यहाँ कितना आया? अनुपात 1। यहाँ भी 2:2, तो कितना आया? 1। इसका मतलब आज दोनों ही सीमांत अभिकर्मक है, तो भैया इसका भी 1 मोल क्रिया करेगा, इसका भी 1 मोल क्रिया करेगा, तो इसका भी 1 मोल बनेगा। एक बार दोबारा इसी को मैं लिख देता हूँ, बताना देखिए। सबसे पहले बताओ देखिए, N2 3H2 और ये बन रहा है 2NH3, इसके 2 मोल है, इसके 4 मोल है। बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन है? सीमांत अभिकर्मक कौन है? पहले पहचानना पड़ेगा। 2/1, तो यहाँ आया 2। फिर बताओ 4/3, तो यहाँ आया 1 पॉइंट कुछ, 1.33। तो बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन हो गया? H2। तो बताओ देखिए, अगर N2 का 1 मोल जाता है तो इसके 2 बनेंगे, इसके बताओ 2 जाएंगे तो इसके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अरे यहाँ 2 है ना जब इसका, लेकिन सीमांत अभिकर्मक N2 नहीं है, H2 है। तो बताओ देखिए, H2 के 3 मोल जाते थे तो इसके 2 बनेंगे, इसका 1 जाता था तो इसका 2/3 बनता था, इसके 4 जाएंगे तो 2/3 इंटू 4, तो बताओ 8/3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को वहां सीमांत अभिकर्मक काम में लेना पड़ेगा कि कहीं 2 अभिकारकों की जानकारी दे रखी है और उत्पाद की जानकारी पूछी होगी, उत्पाद कितना बनेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं एक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, 2HCl है और ये रिएक्शन दे दी, CaCl2 है, NH2 है और साथ में CO2 है। बताओ स्टार्टिंग में इसका 1 मोल लिया तो इसके कितने मोल लेने पड़े रहे? 2। इसका भी 1 मोल बना, इसका भी 1 मोल बना और इसका भी 1 मोल। बताओ इसका अणुभार कितना है? 100 ग्राम। और ये दो, एक का कितना है? 35.5 ग्राम। इसका कितना है? लगभग 111 ग्राम। और इसका दे रखा है कितना? 18 ग्राम। और ये कितना बना? 44 ग्राम। है या नहीं है? तो इसको अपन मोल के पदों में भी बोल सकते हैं और अणुभार के पदों में भी, भार के पदों में नहीं बोल सकते। आयतन के पदों में बोल दो, चाहे एसटीपी एनटीपी हो, तो गैस हो, तो सारे के सारे गैस होते हैं ना, तो इनको आयतन के पदों में भी बोला जा सकता है। सही बताऊं, ये बाहर के पदों में नहीं बोला जा सकता। और कौन? रस समीकरण मिति गुणांक को मोल के पदों में भी बोला जा सकता है, अणुभार के पदों में भी बोला जा सकता है। और जैसे गैस हो ना, सारे के सारी गैस हो, तो फिर आयतन के पदों में भी बोला जा सकता है। ये देखो ऐसे, इसका 1 मोल क्रिया करता है, इसके 3 मोल क्रिया करते हैं, इसके 2 मोल बनते हैं। इसका 28 ग्राम है, इसका 6 ग्राम है, इसका 34 ग्राम है। सही है? ये अणुभार हुआ। इसका आयतन 22.4 लीटर है, इसका 22.4 गुणा 3 है, और बताओ इसका 22.4 गुणा 2 है। तो इन रस समीकरण में थी गुणांक को आप मोल के पदों में भी बोल सकते हो, अणुभार के पदों में बोल सकते हो, आयतन के पदों में बोल सकते हो, लेकिन भार के पदों में नहीं बोल सकते। ऐसे नहीं बोल सकते इसका 1 ग्राम है, इसके 3 ग्राम है, ऐसे नहीं बोल सकते। अणुभार के पदों में तो बोल सकते हैं, आयतन के पदों में भी बोल सकते हैं, लेकिन भार के पदों में नहीं बोल सकते। अगला भैया, अब सबसे मेन बात, आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता था? C/λ। सी की वैल्यू आपको पता है, कोई भी फोटोन देगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस आवर्ती का क्या होता है? हर्ट्ज। लेमदा अगर अपने को नैनोमीटर में भी दे सकता है और एंगस्ट्रॉन में भी दे सकता है, लेकिन अब आंसर मीटर है, हर्ट्ज में है ना, तो इस नैनोमीटर की जगह 10⁻⁻ लिखना पड़ेगा और एंगस्ट्रॉन की जगह 10⁻⁻10 लिखना पड़ेगा। भैया आवर्ती का क्वेश्चन हर 1-2 साल से आता है, फोटोन की आवर्ती का। किसी भी विकिरण की आवर्ती दे दे अपने को, आवर्ती दे दे लेमदा दे दे अपने को, या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा। और आपको पता है एक आती है वी बार,
तरंग संख्या, ये होती है 1/λ। और याद करो, एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में फोटोन वाला लेमदा का फॉर्मूला n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 है निम्न ऊर्जा स्तर, n2 है उच्च ऊर्जा स्तर। और लेमदा क्या है? फोटोन की तरंग दे रही है। आर कौन है? रिडबर्ग नियतांक, जिसका मान 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स या 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। अब एक बात बताऊं, ये केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लागू होता है, हाइड्रोजन के तो लागू होगा ही, और भी जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन है उनके लिए भी लागू। फिर यहाँ जेड का मान भी रखना पड़ेगा। अब एक बात और बताऊं, n1 है निम्न ऊर्जा स्तर, n2 है उच्च ऊर्जा स्तर। चलो एक बात बताओ, लेमदा कहाँ ज्यादा होता है? लेमदा निम्न ऊर्जा स्तरों में। आपको ऐसे पूछे लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए लेमदा मैक्सिमम पूछे तो कहाँ होगा? n1 का मान 1, n2 का मान 2। इसी के लिए मिनिमम पूछे तो n1 का मान तो 1 ही रहेगा, n2 का मान अनंत है। मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन जेट में आने के चांस ज्यादा है भाई। लाइमर श्रेणी, इसके लिए ऐसे पूछ ले, लेमदा मैक्सिमम अपॉन लेमदा मिनिमम सबसे ज्यादा बार आया हुआ जेट में बामर वाला। बामर के लिए पूछ ले कि लेमदा मैक्सिमम और लेमदा मिनिमम, ये आपके लिए क्वेश्चन है भैया, करो देखे सॉल्व। लेमदा मैक्सिमम और लेमदा मिनिमम, पहले आपको पता है 1/लेमदा मैक्सिमम निकालो। बताओ आर हाइड्रोजन है तो 1, n1 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो बताओ कितना आया, देखे बोलो फटाफट। 1/लेमदा मैक्सिमम कितना आया रे? ऊपर बोलो 4 माइनस 1/3 और आर का आर, तो 3। बताओ कितना आया? 3/4 आर। तो बताओ लेमदा बराबर क्या आ गया? 4/3 आर। कौन सा? मैक्सिमम। अब बताओ भाई मिनिमम कितना? 1/लेमदा मिनिमम, बोलो आर का आर, जेड का मान 1, n1 स्क्वायर 1, अनंत का मान कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ लेमदा मिनिमम कितना आया? 1/r। अब बताओ रे, पहले इसके लिए मत लिखो, पहले इसके लिए लिख लो अपने। तो बताओ लेमदा मैक्सिमम अपॉन लेमदा मिनिमम, बोलो कितना आया? 4/3 आर अपॉन 1/r, आर से आर कैंसिल, आंसर कितना आया? 4/3। भैया ये बामर के लिए तो बहुत फेमस है। बामर श्रेणी के लिए बताओ, तो भैया लेमदा मैक्सिमम, पहले तो लेमदा मैक्सिमम n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। अब बताओ 1/लेमदा मैक्सिमम, r का r, z का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। तो बताओ कितना हो गया? 9 चौक 36, 4 नाम 36, 9 चौक 36 और r का r 5r/36। तो बताओ यहाँ से लेमदा मैक्सिमम कितना हो गया? डायरेक्ट भी पूछ सकता है 36/5r, ये भी बहुत बार आया हुआ है। लेमदा मैक्सिमम बामर श्रेणी के लिए बहुत बार आया हुआ है। मैं तो अनुपात पूछ रहा हूँ। अब बताओ भाई 1/लेमदा मिनिमम अनंत पर जाएगा r। बताओ 1/n1 का 2 का 4 और अनंत का 0। तो बताओ लेमदा मिनिमम कितना हो गया? 4/r। चलो भाई देखिए, लेमदा मैक्सिमम अपॉन लेमदा मिनिमम, बोलो भाई 36/5r इंटू r/4, r से r 9/5। तो बताओ रेशियो क्या आ गया? 9:5। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है और जेट का फेवरेट भी है भैया। ऐसे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है जेट में, क्योंकि 14-15 से लेकर 18-19 तक ऐसे आए थे पहले। तो भैया ये बात याद रखना, आप जैसे जैसे निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हो तो भैया लगातार ऊपर जाने पर ऊर्जा अधिकतम होती है 0, और वो कहाँ पर होती है? अनंत पर। और आपको पता जहाँ ऊर्जा अधिकतम वहां लेमदा मिनिमम, और नीचे क्या होता है? लेमदा मैक्सिमम, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है? मिनिमम, और आवर्ती भी क्या होती है? मिनिमम, जबकि यहाँ आवर्ती क्या होती है? अधिकतम। तो भैया यही याद रखना, निम्न ऊर्जा स्तरों में लेमदा मैक्सिमम होता है, ऊर्जा मिनिमम होती है। अनंत पर ऊर्जा 0 होती है लेकिन वो अधिकतम होती है। चलो भाई अगला, और हमें ये भी पता है कि किसी फोटोन के लिए E बराबर क्या होता है? h म्यू, उसको Hc/लेमदा भी लिखा जा सकता है। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे और लेमदा एंगस्ट्रॉन में दे दे तो बताओ क्या करना पड़ेगा? 12/400/लेमदा। कब? जब ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और लेमदा एंगस्ट्रॉन में दे रखा हो। चलो भाई अगला, एक बात और बता दूं, त्रिज्या वाले फॉर्मूले में
एक दूसरे से तुलना करवाए तो ये तो सेम रहेगा। तो भैया आर समानुपाती एन स्क्वायर अपॉन जेड, दो एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देगा और इसका रेशियो पूछेगा। रेशियो नहीं पूछे, डायरेक्ट पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले तो बस एन का मान रख दो, जेड का मान रख दो। रेशियो पूछते ही बताओ R1 अपॉन R2, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, Z2 अपॉन Z1। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे ही V का पूछ ले। वैसे V का होता कितना है बोलो, 2.18 इंटू 10 की पावर है कितना 6 इंटू जेड अपॉन एन, ये तो होता है मीटर पर सेकंड, अपने को लेना पड़ता है सीजीएस में। तो बताओ कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन, और ये होता है भैया सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो भाई वही अगर एक दूसरे से तुलना करें तो v1 अपॉन v2, बोलो भाई z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1। चलो भाई एनर्जी के लिए बताओ भाई, मैं तीनों एनर्जी लिखता हूं, देखिए बताओ, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई फॉर्मूला, टोटल का माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, इसका के जेड स्क्वायर अपॉन r, और इसका के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। भैया जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है ना, वैसे वैसे बताओ इनकी वैल्यू, बताओ जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखिए। और काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो लगातार घटेगी, लेकिन ये दोनों एनर्जी लगातार बढ़ेगी। तो बताओ स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा तो अधिकतम कहाँ होती है, अनंत पर, और जीरो होती है, और वो अधिकतम ही होती है, जबकि गतिज ऊर्जा लगातार घटती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा और कुल लगातार बढ़ती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऊर्जा के मामले में ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे नेगेटिव में घटेगी वैल्यू तो पॉजिटिव में बढ़े, ये भी ऊर्जा का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो भाई हाँ, ये बात याद ही रख लेना, कुल ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा लगातार अनंत तक लगातार क्या होती है, इंक्रीज, जबकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अगला बताना भैया। और आपको पता है अंतिम रेखा को ही क्या बोलते थे, सीमांत रेखा। अरे क्या बोलते थे, सीमांत रेखा। चलो भाई एक बार ये हो गया। अब आपको पता है एनवे वर्ताकार पथ में दीर्घ वर्ताकार कितने होते थे, दीर्घ वर्ताकार पथों की संख्या सोमरफील्ड कहता था ना, हाँ n-1, एनवे कोष में दीर्घ वर्ताकार पथों की संख्या n-1, याद रखना भैया थोड़ा। और आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन इसकी आएगी, लेमदा बराबर एच अपॉन पी, डायरेक्ट इन दोनों का ग्राफ दे दे तो बताओ कैसा, आयताकार अति परवलय। पी को वो वहां पर एम भी दे सकता है और वी भी दे सकता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। लेकिन अगला आगे, अब आगे सूक्ष्म कण और दे दे तो बताओ √2m के ई। अब आपको देगा सूक्ष्म कण, कौन कौन, प्रोटॉन दे दिया, अल्फा कण दे दिया, उनका पूछेगा लेमदा का अनुपात। ये भी कांस्टेंट है, ये दो भी कांस्टेंट है, ये दोनों अलग अलग। अब इन दोनों में से कोई करेगा सेम, तो बताओ देखिए आपको पता है इनके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर रखे हैं, तो बताओ लेमदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√2m के ई। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम कर दे तो बताओ लेमदा पी अपॉन लेमदा अल्फा क्या हो जाएगा, बताओ ऊपर चला जाएगा एम अल्फा, नीचे आ जाएगा m√p। आपको पता है अल्फा कण का प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, तो ये लो m से कितना बताओ कितना आ गया 2:1। ऐसे ही बताओ आगे अगर वो ऐसे दे दे, वोल्टेज दे दे, ये लो इसी फॉर्मूले को आगे ऐसे लिख सकते हैं, आवेश गुना विभवांतर। अब वोल्टेज कर दे सेम, अब ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो बताओ लेमदा पी अपॉन लेमदा अल्फा कितना हो जाएगा, एम अल्फा क्यू अल्फा अपॉन एम पी, और क्यू पी इसका क्या हो जाएगा √। तो बताओ एम अल्फा, तो बताओ क्या हो जाएगा 4mp, यानी 4m अल्फा, सही। तो इसका तो कितना है 4, प्रोटॉन के मास का कितना गुना है 4 गुना, और आवेश कितना है 2e अपॉन mp का mp, और आवेश क्या है e, mp से mp कैंसिल हो गया, e से e, तो √ कितना आ गया 8, इसको लिख सकते हैं 4√2। तो बताओ 2√2 1/1। तो भैया ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसी डी ब्रोगली से। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से हैं कि कई बार वो काइनेटिक एनर्जी सेम बोल देगा तो वो फॉर्मूला लगाओ, इससे आगे भी बढ़ो, मतलब
इस फॉर्मूले से आगे भी जाओ आप, कैलकुलेशन दे देर एम दे देर वी दे देर एच, अपने को याद है एच कितना होता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड। अब यहाँ से आगे बढ़ जाए, सूक्ष्म कणों के लिए अनुपात पूछ ले तो फिर देखना कौन सी राशि सेम है। अनुपात खेलते हैं ना तो जो कांस्टेंट होते हैं वो तो उनको नहीं लिखा जाता, वो तो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल। अब देखो वो मास क्या कर रहा है, ये तो अलग अलग ही होगा, क्या पता ये सेम कर दे, और क्या पता ये सेम नहीं करके वोल्टेज सेम कर दे। ये वेग नहीं होता, ये वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपको बताना है। आपको मैं एक बार ऐसा क्वेश्चन और करवा रहा हूं, आकृति वाला क्वेश्चन। SN2 की बोल दो फटाफट आकृति, जिनको आपको बहुत अच्छे से हर बार पूछी जाती है। इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही बोल दो भैया, उन्हीं की पूछी जा रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। शेप बतानी है आपको। चलो भाई, दो सिग्मा है, एक लोन पेयर है, कैसी है वी शेप, कोणीय शेप, एंगुलर शेप। दो सिग्मा दो लोन पेयर, वही एंगुलर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, इसका होता था sp3, इसका भी ऐसे ही होता है sp3। कैसा होता है sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे क्या बोलते थे कार्बोरंडम, और इसको क्या बोलते थे सिलिका, बोले तो क्वार्ट्ज। चलो भाई अच्छा क्वेश्चन था। एक बात बताओ, कोष की संख्या 1 2 3 4 5, इसे बोलते थे ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था, इसको बोलते थे प्रथम उत्तेजित अवस्था, इसको बोलते थे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो जब भी एक्साइटेड स्टेट आ जाए तो एन की वैल्यू चेक करना आना चाहिए। एन एक होता है मूल अवस्था, ये गलती होती है। एन एक को क्या मानना है मूल अवस्था, ये गलती नहीं होनी चाहिए भैया। एक गलती वो होती है एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ऐसे SPDFGH ऐसे। चलो भाई अगला एक और बताओ, देखिए हाइड्रोजन परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर कितना होता था, ये लो। इसकी इसकी ऊर्जा कितनी -13.6, -3.4, बताओ -5.0, -8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनका गैप कितना आता था 10.2, इनका 12.1, इनका 12.75 आता था। पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर का गैप ये आता था, पहले और तीसरे का गैप ये आता था, पहले और चौथे का गैप ये आता था। जैसे जैसे ऊपर जा रहे ऊर्जा अंतर लगातार बढ़ रहा है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो बताओ ऊर्जा में अंतर कितना आता था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया 0, इनिशियल है माइनस का 13.6, तो कितना देना पड़ेगा +13.6। इसे क्या बोलते थे आयनन ऊर्जा, आती थी ना आयनन ऊर्जा। आयनीकरण की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए क्या आती थी आयनन ऊर्जा। उत्तेजित ऊर्जा का मतलब मूल अवस्था से किसी भी उत्तेजित अवस्था में ले जाना, पृथक्करण का मतलब किसी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उसे क्या कहते थे पृथक्करण ऊर्जा। चलो भाई एक फॉर्मूला आता था 2πr बराबर एन लेमदा। इसका मतलब क्या हुआ, ये है आज इनका नाम क्या पड़ेगा तरंगे। इसका मतलब पहले कोष में कितनी तरंगे, एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन। इसका मतलब डी ब्रोगली और बोर क्या कहते थे एनवे कोष में कितनी होती है वेव, एन होती है, बस उसकी परिधि कितनी होती है 2πr, और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है लेमदा। जैसे दो है तो दो के लिए भैया ये दो होगी, ये लो यहाँ तक एक हो गई, फिर ये दो हो गई, ये लो, तो ये कितनी वेव हो गई दो। इसका भी ये कितना है लेमदा एक, इसका भी लेमदा, ये लो। तो बताओ यहाँ एन की वैल्यू दो है तो वेव भी कितनी आ गई दो। चलो भाई अगला में अगला है, बताओ देखिए क्वेश्चन है डी उपकोष में m बराबर 0 से संबंधित इलेक्ट्रॉन अधिकतम है। अब बताओ डी उपकोष पढ़ते ही एग्जाम में आप कितना करोगे 10, नहीं
आज m की वैल्यू देने का मतलब है आज अगले ने ऑर्बिटल की वैल्यू दे दी और एक ऑर्बिटल m का एक सिंगल मान दे रखा है आपको, एक नहीं एक सिंगल मान दे रखा है और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो भैया m की वैल्यू दे रखी है ना, m की वैल्यू किसे डिफाइन करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बोले तो कक्षकों की संख्या। तो भैया इसका विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अपना मकसद है हर पॉइंट के कॉन्सेप्ट को सीखना। चलो रे भाई, हुंड क्या कहता था, पहले एक एक बरो कैसे कक्षकों में जिनकी ऊर्जा एक समान हो, होमोजीनस होते थे, संबरंस होते थे। ये पहली बार कहाँ लागू होता था, बोरोन तक तो कार्बन ही, कार्बन पे पहली बार, क्यों, इलेक्ट्रॉन का या तो युग्मन होगा या आगे जाएगा, तो पहली बार कहाँ पर लागू हुआ था, कार्बन पर। चलो भाई, आपको ऐसे बोल देते कि बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, 4000 एंगस्ट्रॉन का फोटोन है, इसकी एनर्जी बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉन में। अभी वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं हो और जूल में हो तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसे क्या कर देंगे, इनटू, यही खेल है बस मेन। पहले एंगस्ट्रॉन में चाहे नैनोमीटर में दे दे, ऐसे दे दे 400 नैनोमीटर, तो उसको एंगस्ट्रॉन में चेंज करना आता है अपने को। ये देखो ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा, एंगस्ट्रॉन। अरे है या नहीं है, तो बताओ क्या बन जाएगा, अरे 4000 एंगस्ट्रॉन है या नहीं है, तो 400 नैनोमीटर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, दोबारा सीखो, 400 नैनोमीटर ऐसे दे दिया 10 की पावर माइनस 10, ऊपर नीचे क्या करना है 10 से गुणा, ये वाला 10 कहां चला जाएगा ऊपर, तो बताओ 400 नैनोमीटर को क्या लिखा जा सकता है, 400 एंगस्ट्रॉन। ऐसे भी चेंज करना आना चाहिए अपने को, कैसे भी नैनोमीटर में देगा या तो या देगा एंगस्ट्रॉन में, तो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में चेंज करना भी आना चाहिए। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने से गलत नहीं होगा भैया, और क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होने वाला। चलो बताओ भाई, नोडीय तल या कोणीय नोड, नोडीय तल या कोणीय नोड होते थे एल, लेकिन एक बात बता दूं आपको, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके लिए नोडीय तल का मान कितना आता है, 0, स्टार लगा लेना। ऐसा नहीं है कि इनके लिए 2 आता है, इनके लिए नोडीय तल होता ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वो इनके लिए है नोडीय तल, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, इनके लिए नोडीय तल पूछे तो एल की वैल्यू 2, तो नोडीय तल भी 2, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के लिए कोई नोडीय तल नहीं होता। अगला अगला क्वेश्चन पढ़िए, बताओ देखिए, पी उपकोष के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पूरा, पी उपकोष के कहां बोल दिया, कक्षक, उसमें अधिकतम कितनी होगी, 2। अगर पी उपकोष बोलता तो कितने, 6। अगला, n बराबर 3 में शामिल इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद करो, के एल एम एन, 1 2 3 4, फॉर्मूला 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आ गया, 32 आ गया ना। तो भैया ऐसे ये भी याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस -3 में पी उपकोष में शामिल इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है आकार का क्रम, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन में। थर्ड, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम फेकोनी और जिरकोनियम और हाफनियम, इनका आकार क्या होता है। चलो भाई,
बोलो देखिए फटाफट। बोलो देखिए। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 नहीं आज 3p6 तीन और आगे तो 6 और 6 12 प्यूब कोश में पूछा था। अगला आकार का क्रम आवर्त में बाहर से दाए जाते थे, जेड बढ़ता था, जेड इफेक्टिव बढ़ता था, आकार घटता था, लेकिन अक्रिय गैस तो आगे ही आगे। तो बताओ नियोन, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगला बताओ भाई, इनका आकार लगभग एक समान क्या प्रदर्शित करते थे? विकर्ण संबंध। इनका आकार भी लगभग बराबर, इनका आकार भी लगभग बराबर, लेंथेनोइड संकुचन। चलो भाई अगला बताओ देखे, भेदन समता का क्रम बताओ। बताओ एस पी डी और एफ, भेदन समता का क्रम याद करो। भेदन समता का मतलब होता है नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण सबसे ज्यादा एस पर। तो बताओ एस पी डी और एफ, लेकिन एक उल्टा होगा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का जस्ट उल्टा वो होगा, बताओ एफ डी पी और एस, याद रखना एक बार। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, सर्वाधिक ऊर्जा कहां उत्सर्जित होगी बताना। कार्बन से कार्बन माइनस, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस और क्लोरीन से क्लोरीन माइनस। बताओ देखिए ऊर्जा कहां सबसे ज्यादा उत्सर्जित होगी, बताओ देखिए, बोलो फटाफट। जल्दी। अगला क्वेश्चन है एएलओएच का होल थ्राइस की क्रिया होगी। पहला ऑप्शन KOH, दूसरा ऑप्शन HCl, तीसरा ऑप्शन अगले ने दिया है HNO3 और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। पहला ऑप्शन KO2 की KOH के साथ क्रिया होगी, CO2 की साथ क्रिया होगी। पहले इसका आंसर बताओ। यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है, ये ई है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन जोड़ना ई, और ये सबसे ज्यादा कहां पहली बार तो आकर्षण ही होता था, ऊर्जा बाहर निकलती थी। फर्स्ट ये हमेशा उष्मा छेपी, उसके बाद की सारी उष्मा छेपी, सबसे ज्यादा कहां होता था Cl की। आज वैसे बोल नहीं रहा सबसे मैक्सिमम ये किसकी होगी, आज ऐसे बोलती है सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित है कहां होगी, यहाँ तो न्यूनतम होगी, अक्रिय गैस जीरो, फिर सेकंड है, फिर फिफ्थ है। अच्छा क्वेश्चन है, एएलओएच का होल थ्राइस की क्रिया होगी, बोलो किसके साथ? ये है उभयधर्मी, और उभयधर्मी की क्षार और अम्ल दोनों के साथ क्रिया होती है। ऐसा कॉन्सेप्ट वहां एग्जाम में अचानक समझ में आना चाहिए कि ये कौन है, इसको देखते ही ये उभयधर्मी है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जिंक, एसएन, एसबी, जेडन, तो ये क्या होते थे? उभयधर्मी। इनके ऑक्साइड और चाहे हाइड्रोक्साइड हो। अगला ये रिएक्शन होगी, होगी। ये है अधातु का ऑक्साइड, ये अम्लीय है, ये धातु का हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, इसकी क्रिया तो होगी। और याद करो CO2 को इकट्ठी करने के लिए KOH काम में लेते थे, एस ब्लॉक में आया था। ये CO2 का अच्छा अवशोषक होता है KOH। KOH CO2 का अच्छा अवशोषक होता है, तो जिस एनवायरनमेंट में CO2 ज्यादा हो जाती है उसको हटाने के लिए KOH काम में लेते हैं, ये क्रिया तो होगी। लेकिन ये भी क्षार है, ये भी क्षार की क्षार के साथ क्रिया नहीं होगी। अगला आपको बताना है फटाफट अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम बताना है फटाफट। पहला H3PO2, H3PO3,
H3PO4, दूसरा H3BO3, H2CO3, HNO3, तीसरा CH4, NH3, H2O, HF, और चौथा HF, HCl, HBr और HI। बोलो भाई फटाफट बोल दो ऑर्डर, अम्लीयता का ऑर्डर बोल दो फटाफट, बोलो भाई, देखिए फटाफट बोलो, देखिए अम्लीयता का ऑर्डर फटाफट है, जल्दी। ये लो भैया, आपको पता है ये ऑर्डर तो जस्ट क्या होता था, उल्टा। किसका? ऑक्सीकरण है अंक का। यहाँ क्या देखते थे, एक ही आवर्त में ईएन बढ़ रही है, ऑक्सीकरण अंक भी बढ़ रहा है, अम्लीयता बढ़ेगी। ये वैसे है कौन? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते थे? ऑक्सी अम्ल। क्या बोलते थे? ऑक्सी अम्ल। ये है एक ही आवर्त के हाइड्राइड, तो आकार लगभग एक समान है, ईएन बढ़ेगी, अम्लीयता भी बढ़ेगी। ये है एक ही वर्ग के, यहाँ ईएन नहीं देखना, बंध सामर्थ्य ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ती थी। और एक एग्जाम्पल आता था लुईस अमल सामर्थ्य का, ये भी लगातार बढ़ेगी। ये लो भैया, अगला अगला क्वेश्चन बताओ, कैथोड किरणों के बारे में आप क्या जानते हो? जितना आपको बता रखा है। और एनोड किरणों के बारे में आप क्या जानते हो? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का पुंज होती है, नेगेटिव होती है। कैथोड किरणें प्रोटॉन का पुंज होती है, पॉजिटिव होती है। एक आपको बताया था विशिष्ट आवेश Q अपॉन M, आवेश अपॉन द्रव्यमान, इसका अनुपात आपको आता है। चलो भाई अगला बताना आप, ये मैंने बताया। सबसे पहले आप इस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या जानते हो? अभिक्रिया की दर के बारे में। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव। सांद्रता में परिवर्तन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। कभी भी इसका फॉर्मूला क्या होता था? सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है और वो भी सही नहीं होता, बताऊं कैसे? ऐसे बोल देता है T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, या ऐसे बोल देगा अभिकारक के प्रारंभिक मोल 5 मोल है, 5 सेकंड बाद ये मोल 2 मोल शेष रह जाते हैं। पात्र का आयतन है 2 लीटर है, तो बताओ इस दौरान अभिक्रिया की दर कितनी है? तो बताओ वही क्या करते थे, अब अभिकारक होगा तो आगे क्या लगाएंगे? नेगेटिव। अब लगाएंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन T2 माइनस T1। तो बताओ हमें पहले निकालना पड़ेगा C होता है N अपॉन V। कई बार C की डायरेक्ट भी दे देता है जानकारी, ऐसे दे देता है अभिक्रिया स्टार्ट होने के 5 सेकंड बाद सांद्रता में परिवर्तन इतना है, तो डायरेक्ट ही सांद्रता में परिवर्तन रखेंगे और समय कितना हो गया पहले क्या मानेंगे? 0 स्टार्टिंग का, बाद में जितना दे रखा है उतना लिख देंगे। और आप ये मत सोचना नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं भाई, आर तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो अपने को लिखना है अंतिम माइनस प्रारंभिक। पहला न्यूमेरिकल आप इसके चक्कर में कई बार गलत कर देते हो कि पहली कोटि का आया है, 0 ऑर्डर का आया है। कई बार अभिक्रिया की दर डायरेक्ट भी आ जाती है, आर बराबर डेल सी अपॉन डेल टी। एक बात और बताऊं, पहला कॉन्सेप्ट तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट है आप a प्लस 2b और मैंने लिख दिया 3c, सबके लिए मैं रेट ऑफ इक्वेशन एक साथ लिखूं तो बताओ माइनस डी ए अपॉन डी टी, बताओ माइनस डी बी अपॉन 2dt, और बताओ प्लस डी सी अपॉन 3dt। अब एक बात बताऊं, ये अभी क्या है, इस गुणांक को भूल जाओ अभी। ये माइनस डी अपॉन डी टी क्या है? एक के विलुप्त होने की दर। इस दो को भूल जाना। डीबी क्या है? डीबी अपॉन डी क्या है? बी के विलुप्त होने की दर। और ये भी क्या है? सी के उत्पन्न होने की दर या इसके निर्माण की दर। एक बात बताऊं, ये विलुप्त होने की दर, निर्माण की दर, इनमें कभी भी गुणांक शामिल नहीं होता। आपकी गलती यही होगी, आपको क्या कर देगा, इन तीनों में से किसी एक की जानकारी देके दूसरे की जानकारी पूछेगा, तो जिसकी जानकारी दे और जिसकी जानकारी पूछे उन दोनों को आमने सामने रखना है। फिर जिसकी जानकारी दे उसके गोला लगाओ। जैसे बी के विलुप्त होने की दर दे देना तो इसको लिख लो यहाँ, फिर इस दो को सामने लेके जाओ।
अगर इसके निर्माण की दर देते ना तो इस गुणांक को शामिल मत करो, इस 3 को इसके सामने लेके आओ। तो कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ऐसे पूछ ले इसमें बी के विलुप्त होने की दर बताओ। अब ये 2 आएगा क्या इसके फॉर्मूले में? 2 नहीं आएगा। कई बार बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, बी के विलुप्त होने की दर का समीकरण बताओ। तो बताओ माइनस डीपी अपॉन डी आएगा, फिर ये गुणांक है नहीं आएगा। ये तो बहुत बार गलती होती है, एग्जीक्यूशन इसके चक्कर में गलत हो जाता है भैया, बहुत भयंकर। इसका मतलब है आपको विलुप्त होने की दर और निर्माण की दर को पहचानो कि ये पॉजिटिव वाला डीसी अपॉन डी निर्माण की दर, ये माइनस डीबी अपॉन डी विलुप्त होने की दर, इसमें ये गुणांक शामिल है नहीं है। इनको तो आमने सामने रखना पड़ेगा। अगला, और गुणांक को भूल भी मत जाना, आमने सामने गुणा भी करना पड़ता है, उसी को लिखेंगे जिसकी जानकारी देगा या पूछेगा। चलो भाई अगला बताओ देखे। हाँ, और एक बात और बताऊं, अभिक्रिया की गति हमेशा का क्या होती है? प्रतिमोल होती है। इन्हें गुणांकों का भाग बताऊं क्यों लगाया जा रहा है? ताकि सबके लिए रेट इक्वेशन क्या आ जाए, एक समान। क्योंकि ये दुगनी थी, ये इसकी तुलना में दुगना जा रहा है, ये इसकी तुलना में 3 गुना बन रहा है। इस तो रेट ऑफ इक्वेशन को सेम बनाने के लिए क्या कर दिया, गुणांक का भाग लगा दिया। चलो भाई अगला बताओ देखिए क्वेश्चन, 2SO2 और 2SO3 के लिए सबसे ज्यादा बार यही आया हुआ है, के लिए अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति 2.5 गुणा 10 की पावर -4 है। 4 कौन सी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो SO2 के विलुप्त होने की दर बताओ, जल्दी निकालो देखिए फटाफट। SO2 के विलुप्त होने की दर बताओ फटाफट, SO2 के विलुप्त होने की दर बताओ फटाफट। जल्दी करो, ये लो SO2 के बारे में लिखना तो लिख लो, R बराबर माइनस डी SO2 अपॉन dt, और नीचे क्या लगा देंगे 2। अब जिसके लिए पूछा उसके लिए लिखो, केवल आज SO2 के लिए बोल रहा था SO2 के लिए लिखो। अब बताओ ये पूछ रहा है सही है कि नहीं है, ये पूछ रहा है, इस 2 को ले जाना पड़ेगा इधर, कहीं तो क्या करके आएंगे, यही रहेगा, ये आगे 2 लगा हुआ है, इस 2 को नीचे लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन इस टाइम आने की चांस ज्यादा है, क्योंकि रासायनिक बलगतिकी में प्रथम कोटि शून्य कोटि से बहुत बार आ गए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे अच्छा माना जाएगा। अब बताओ ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 से क्या हो जाएगा, गुना। तो बताओ 2 गुना 2.5 गुना 10 की पावर -4 कितना हो गया, 5 गुना 10 की पावर -4। अच्छे क्वेश्चनों में से है भैया ये। अगला, आपको पता है जिस रिएक्शन के लिए के इक्विवेलेंट ज्यादा आता है उसका मतलब वो अभिक्रिया पूर्णता की ओर है, कंप्लीट की ओर था, उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बन गया। चलो भाई अगला, एक ये रिएक्शन आपको मैंने बहुत बार करवा दी भाई क्लास में, H2 + I2 बराबर क्या बन रहा है, 2HI। ये आया हुआ भी जी, इसको A मानते थे, इसको B मानते थे, इसको 0 मानते थे। याद करो A - x, सामने पर ये B - x, ये क्या बनता था, 2x। याद करो इसके लिए केसी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता था, बताओ देखिए फटाफट, इसके लिए केसी का फॉर्मूला क्या आता था, याद करो, 4x² अपॉन, याद करो A - x B - x आता था ऐसा। और एक ये करवाया था आपको कॉपी में, PCl5 वाला, याद करो PCl3 और Cl2 स्टार्टिंग में 1 0 और 0, 1 - x x और x, एक ये वाला। तो भैया इन दोनों के व्यंजक आप ध्यान से देख लेना। अगला, अल्फा वियोजन की मात्रा आपको बताई थी, dt - d0 अपॉन d0 आया था ना, सैद्धांतिक माइनस परीक्षित अपॉन परीक्षित। तो अल्फा बराबर dt - d0 अपॉन d0, इसको भी याद रखना। अल्फा थी वियोजन की मात्रा। अरे यहाँ ये कौन से घनत्व है, वाष्प घनत्व है, कौन से घनत्व है, इसको लिख लेना एक बार, अल्फा बराबर dt - d0 अपॉन d0। चलो भाई अगला,
अपने को पता है अम्ल H+ त्यागेगा और क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार। क्षार क्या करेगा, H+ ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई अगला बताओ। देखिए 10⁻³ मोलर MgH OH का होल को इसकी पीएच बताओ। देखिए जल्दी फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले क्षार है, ये क्षार, क्षार के लिए पहले OH देखो तो नॉर्मल OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है, नॉर्मलता। नॉर्मलता होती है 10⁻³ गुणा 2, तो 2 गुणा 10⁻³ पहले पीएच नहीं, पहले POH। 3 माइनस लॉग बेस 10 2। ये लो, अब बताओ कितना आया, POH कितना आ गया, 3 माइनस 0.30, तो बताओ POH कितना आ गया 2.7, तो बताओ पीएच कितना आ गया 11.3। अरे पीएच कितना आ गया 11.3। जल्दीबाजी के चक्कर में गलत मत कर देना, क्योंकि पहले क्षार दिया है। तो ये क्वेश्चन अभी करवाने का मकसद यही है, पहले आप OH पे जाओ तो पहले आप POH पे जाओ, पीएच पे बाद पे जाओ। भैया क्षार है तो पहले POH पे जाओ। अगला बताओ। देखिए वीक एसिड और वीक बेस है, इनके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या, इनके लिए पीएच का फॉर्मूला ये आता है हाफ। बताओ देखिए pKa माइनस लॉग बेस 10C आता था, और ऐसे ही बेस दे रखा हो तो हाफ। बताओ pKb माइनस लॉग बेस 10C। अरे ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए सही भी है। ये कैसे बताऊं, एसिड के लिए निकालना है, वीक एसिड के लिए तो ये लो √KaC, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा लॉग, ऐसा करवाया था, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा लॉग। और ऐसे ही OH माइनस आयन की सांद्रता क्या दिया है √KbC, इसका भी दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा लॉग। तो बताओ ये, लेकिन यहाँ पीएच नहीं आएगी, यहाँ POH आएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो भाई अगला। अब बताओ रे, सूचक के बारे में आपको बहुत बार बताया भाई। सूचक मेनली आप कौन कौन याद कर रखो, हाँ बताओ कौन कौन से सूचक मेनली, पहले मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, फिर फेनिल रेड, फिर फिनोप्थेलिन। बताओ पीएच प्रास 1.5 से 4.2 से 6.2 से 8.2 से 10.2। ये लो भैया। अब बताओ एक बात और, अनुमापन के दौरान बताओ, अनुमापन के दौरान जब टाइट्रेशन होता है उस दौरान कौन सा सूचक काम करेगा, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, और वीक एसिड वीक बेस हो। बताओ पहले तो तुल्यता बिंदु पर पीएच में परिवर्तन कहां से कहां तक होगा। देखो भैया यहां पीएच में परिवर्तन होगा 4 से 10 के बीच में, यहां परिवर्तन होगा 6.5 से 10 के बीच में, यहां 4 से 7.5 के बीच में, और यहां परिवर्तन आएगा 6.5 से 7.5 के बीच में। यही तो है, वीक एसिड वीक बेस को आप मिलाओगे या तो पीएच 7 से ज्यादा या 7 से कम, लगभग 7। अम्लीय ज्यादा है तो 7 से कम, बेस है तो 7 से थोड़ी ज्यादा, दोनों ही कैसे हैं तो यह 7 से कम भी हो सकती है 7 से ज्यादा। यहां तो हर कोई सूचक काम करेगा, यहां तो सभी प्रकार के सूचक देख लो आप, सभी प्रकार के सूचक काम करेंगे, लेकिन यहां करेगा अम्लीय सूचक, और मेनली कौन सा, फिनोप्थेलिन, पिछली बार आया है ये। यहां मेनली कौन सा अम्लीय माध्यम है, तो मेनली कौन सा, मेथिल ऑरेंज, अरे मेनली कौन सा, मेथिल ऑरेंज। और यहां कोई सूचक काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पीएच में परिवर्तन बहुत कम है, क्योंकि अध्ययन करने के लिए पीएच में परिवर्तन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वीक एसिड वीक बेस से बने सोल्ट के अनुमापन के दौरान कोई सूचक काम में, लिख भी लेना इसको स्टार डाल के। दूसरे में फिनोप्थेलिन भी लेते हैं, थायोमोल ब्लू भी लेते हैं, थाइमोफलेप्थिलिन भी लेते हैं, मेथिल ऑरेंज के साथ मेथिल रेड भी काम में आ सकता है। चलो भाई
अगला भैया बताओ, 2a आदिक्य है प्लस b है, इसे p बन रहा है। बताओ इस अभिक्रिया की कोटि कितनी? 2 नहीं 1, आदिक्य को तो लिखा ही नहीं जाएगा। अगला, डेल एच का फॉर्मूला सक्रिय ऊर्जा के पदों में क्या होता था? EAF माइनस EAB। अगर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा माइनस है, पस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा। चलो एक बात बता दो, जो गहन गुण थे वो बताओ। गहन गुण इंटेंसिव कौन कौन से और बाह्य या विस्तृत गुण कौन कौन से? फटाफट। इधर आता था गलनांक, कवतनांक, फरस तनाव, विशिष्ट उष्मा, ये आते थे। उधर सारी एंथैल्पी आती थी, है ना, गिब्स की मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी, उष्मा, ये सारी आती थी। चलो भाई अगला, और याद रखना उष्मा गतिकी में चक्रीय प्रक्रम में सारी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन 0 आता था। चाहे वो डेल ई भी चक्रीय प्रक्रम में 0 होता था, डेल एस भी 0 होता था, डेल एच भी 0 होता था, डेल जी भी 0 होता था। सारी अवस्था फलन राशियों में परिवर्तन चक्रीय प्रक्रम के दौरान क्या आता था? 0। चलो भाई अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की।